वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। फ्यूज़, आज हम आपको इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो लेकर जाएंगे। वहाँ पर पब्लिक से बात करेंगे। पब्लिक में ऑब्वियसली जनरल पब्लिक भी, बिजनेसमैन भी, हमारी जो ताजिर बरादरी है उससे बात करेंगे और उनके सामने हम बुनियादी तौर पर 3 सवाल जो है वो रखेंगे। एक सबसे बड़ा जो इस वक्त जिसको कहते हैं द बर्निंग क्वेश्चन, वो है महंगाई के हवाले से कि महंगाई ने आवाम की ज़िंदगी को किस तरह इम्पैक्ट किया है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल हमारा होगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड की जो नई लहर आ रही है और पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है कोविड की सेकंड लहर जो है वो आने वाली है और उसकी वजह से इंदिया दिया जा रहा है कि शायद लॉकडाउन भी हो सकता है। तो पब्लिक और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो क्या इस बारे में सोचती है, इस पर भी बात करेंगे। एंड लास्टली, अभी जलसे जुलूसों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो ऑपोजिशन का जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हुआ है और कहा जा रहा है कि अवाम के लिए निकल रहे हैं, निज़ाम की तब्दीली के लिए निकल रहे हैं, तो उस पे अवाम क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। इस वक्त हम F6 के इलाके में मौजूद हैं। F6 का इलाका सुपरमार्केट का इलाका है और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस्लामाबाद का F6 का जो इलाका है ये माना जाता है यहाँ पे साहिब हैसियत लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, और स्पेसिफिकली जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई का, कोविड का और जो अपोजिशन की तहरीक है उसका उन पर क्या इम्पैक्ट आया, वो क्या इस बारे में सोचते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे कि 2 साल पहले से अगर आप कंपेयर करें तो कारोबार में बेहतरी आई है या कमी आई, और कितनी बेहतरी या कमी आई है? देखिए जी, कारोबार में तो काफ़ी कमी आ चुकी है, ठीक है ना। अभी काफ़ी तकरीबन बनस्बत पिछले साल के 50% कारोबार तबाह हो चुका है लोगों का, ठीक है ना। इसमें काफ़ी फसलें वगैरह भी आप देख रहे हैं बारिशों की वजह से तबाह हो चुकी हैं। वहाँ पब्लिक के पास अगर पैसे होंगे तो आपके पास आएंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि कितना जो है वो आप समझते हैं महंगाई की वजह से हुआ है और कितना जो है वो कोरोना की वजह से हुआ है? आप क्या, हम जानना चाहते हैं आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कोरोना की वजह से देखा जाए ना, आप अगर कोरोना की बात करते हैं बनस्बत कोरोना के जैसे जितनी मतलब हमें मिले फंड्स वगैरह मिले हैं उस हिसाब से देखें, हमें जिस तरह से फंड्स मिले ना उस हिसाब से कोरोना का कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। जितना मिला है, जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज़्यादा मिला। आखिर ये मिला तो गया कहाँ पर है? आप ये नहीं समझते, चले हुकूमत पे तो हम हर चीज़ डाल देते हैं, हमने भी कोई तैयारी नहीं की। मतलब जैसे आपने, मैंने तो मेरी मजबूरी है, मैंने मास्क लटकाया हुआ है, मास्क कोई नहीं पहन रहा, कोई उसका जो है वो उसका पासदारी नहीं कर रहा जो SOPs है। मैं खान साहब की काफ़ी पिक्स वगैरह देखता हूँ, मास्क नहीं पहना। जब आपके हुक्मरान भी एक चीज़ पे अमल नहीं करते तो आप पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि महंगाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं जो ये अपोजिशन पार्टीज़ निकली हैं, जो ये मंशूर लेके निकली हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और हम इस गवर्नमेंट को घर भेजेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए जी, गवर्नमेंट घर जाए ना जाए, आवाम घर पे जाएगी, इतना पता है। आवाम ये महंगाई ख़त्म नहीं कर रहे, आवाम ख़त्म कर रहे हैं। आज आप ये मानते हैं कि कल के दुश्मन पीपल्स पार्टी और PMLN आज इनके बिल्कुल ये जो है ये एक पेज पे खड़े हैं और ये है कि जी जैसे एक ही ज़बान बोल रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस बारे में देखें ना, आप देखें ये पॉलिटिकली लेवल पे सारे इकट्ठे हैं, अंदर से सारे इकट्ठे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर इन्होंने इतना किया होता ना, आप अगर नवाज शरीफ को पकड़ा है आपने जाने क्यों दिया? पहली बात ये, ठीक है ना। जाने दे रहे हो मतलब आप अंदर से आपकी है ना सिस्टम बना हुआ है तो आप जाने दे रहे हो। अगर आपने एक चीज़ आपके हाथ में पड़ी आप उसको जाने दे, तो फिर बोलते हो जी हम उसको लेके आएंगे, इसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर आपकी चीज़ हाथ में थी आप उसको जाने दे रहे हो, फिर कैसे आप पकड़ोगे? मुझे ये बताएं ना। ठीक। यहाँ पे अगर देखा जाए तो तासुर यही मिलता है, जो कि आम आदमी अब जो सोचना शुरू हो गया है वो ये है कि जहाँ अपने मफाद की बात आती है तो सियासतदान, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, वो एक जैसे ही हैं, वो अंदर से मिले हुए हैं। अवाम का ये अब मानना है कि कुछ फ़र्क नहीं है, सच अंदर से इनके मफाद जहाँ मिलते हैं ये एक जैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी स्कूल बैग्स की जो है वो शॉप है, अभी स्कूल्स खुले भी हैं, तो बिज़नेस बेहतर हुआ है? कुछ अच्छा रिस्पांस आया है? बेहतर तो हुआ है बिज़नेस, लेकिन यह है कि उतना बेहतर नहीं था जितना आज से 2 से 2.5 साल पहले था, ठीक है। अब जो यहाँ पे जितना आता है जेंट्री का कस्टमर आता है F6 में, ठीक है, पूरे पाकिस्तान का सबसे अच्छा कस्टमर इधर आता है। लेकिन जो कस्टमर पहले कहता था कि ये एडवांस रख लो तो हमें चीज़ें ला दो, अब वही कस्टमर कहता है प्लीज़ भाई उधार कर लो, सैलरी मिलेगी तो आपको फर्स्ट डेट को पैसे दे देंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि महंगाई से ज़्यादा हुआ है
या क्योंकि चलें अगर हम पिछले साल इस साल मार्च से पहले तक का देख लें, मार्च तक देख लें, तो बिज़नेस कितना मुतासर हुआ था या बेहतर हुआ था? बेहतर नहीं हुआ था। ये जो जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तकरीबन महंगाई तकरीबन 300 से 400 गुना बढ़ चुकी है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है मुल्क में इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि अपोजिशन मार्च करने के लिए तैयार है, अपोजिशन जल्द से जुलूस उनके जो हैं वो चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो आवाम के लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए निकल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आवाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जो महंगाई है इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दी है। कल तक तो एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे। चोर डाकू इसलिए कहते थे क्योंकि अब उनको जब देखें ना, उसके साथ और बहुत ताकतें, ठीक है, इमरान खान है, उसने कोई 1 रुपये का अभी तक हमने नहीं देखा कोई उसने सहूलत दी हो या कोई काम किया हो। सिर्फ टोटल ड्रामाबाजी, टाइगर फोर्स आ गई, आज लाइन फोर्स आ गई, आज फलानी फोर्स आ गई है, ठीक है, ये करना पड़ता है। नहीं करेंगे 3 साल और 2 साल गुजार दिए, 3 साल और गुजारेंगे, ठीक है, चीनी 105 है 205 पे चली जाएगी, पेट्रोल 250 पे चला जाएगा, कोई वाली वारिस ही नहीं है, ना कोई इस्लामाबाद का, ना कोई पंजाब का, ना कोई पिंडी का। आप निकलेंगे? जी हम ज़रूर निकलेंगे, हम तो जिस हद तक हो सका हम निकलेंगे। आपने वैसे वोट किसको दिया था? हमने वोट पीटीआई को दिया। अच्छा आपने पीटीआई को दिया? तो पीटीआई को दिया वोट, हमने कहा चलो तब्दीली देखेंगे। चले खान साहब के वोटर होने के लिहाज से आप उन्हें क्या मैसेज देंगे अगर खान साहब इस वक्त आपको सुन रहे हैं? हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनसे कुछ भी नहीं होता, वो इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है। बकाया ये जो उन्होंने शहबाज गिल वगैरह और ये जो सारे इनको तनकीद के लिए रखा हुआ है, जिनको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, जिनको हमने कभी पहले देखा ही नहीं है, सारी गंदी सियासत कर रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं और भी देखते हैं बिजनेसेस क्या इस वक्त किस तरह रिएक्ट जो है वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मोबाइल का बिज़नेस है और नॉर्मली यहाँ पे जो है वो बड़ी हसल बसल होती है, बड़ी यहाँ पे रौनक लगी होती है, आजकल क्या हालात हैं? आजकल तो हालात काफ़ी ख़राब हैं, जैसे आपको पता है कोरोना भी है, इसकी वजह से ज़रा मार्केट के काफ़ी हालात ख़राब हुए हैं। कितनी देर से बिज़नेस ख़राब हुआ है? मतलब जब से ये हुकूमत आपको पता है जब से आई है, उसके बाद तो ये सारा मतलब बिज़नेस पे तो बहुत इफेक्ट पड़ा है ना। मतलब हर जो मर्ज़ी कारोबार हो, जिस किस्म का मर्ज़ी हो, उसमें मतलब इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। पुरानी पॉलिसीज़ नहीं है जो पुराने लोग ख़राब करके गए, उनकी पॉलिसीज़ जो है वो ठीक कर रहे हैं, बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से नहीं हो रहा? अगर पहले वाला देखा जाए तो उससे तो अभी आपको पता है अब ज़्यादा हालात ख़राब हैं, इस टाइम ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लिए उस टाइम तो इतना ये नहीं होता था जिस तरह अभी हालात चल रहे हैं। सियासतदान के वादों पे वैसे यकीन है आप लोगों को? अब नहीं है, पहले फिर कोई होता था जो करता था, थोड़ा बहुत कोई अमल थोड़ा बहुत तो होता था ना, मतलब 100 में से चलो 10% होता था, 20% होता था, अभी तो 0 पे जा रहा है ना। ये हुकूमत घर चली जाएगी तो क्या बेहतरी आएगी? इनका तो जब से हुकूमत आई आप ये समझ लें कि इस तरह लग रहा है जैसे कोई खेल चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या जो है वो इस वक्त परसेप्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे फिटनेस लाउंज है आपका यहाँ पे और आपकी शॉप भी है, तो फिटनेस इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, एम आई राइट? राइट बिल्कुल। आपके कस्टमर्स कितने जो हैं वो कम हुए हैं? हमारे यानी कि काफ़ी 100 में से यानी कि 30% आ रहे हैं, बाकी यानी कि नहीं आ रहे। ये कोविड की वजह से जो है ये कोविड का इफेक्ट आया और अब कोविड का कहा जा रहा है एक सेकंड लहर जो है वो आने वाली है, तो अब आपकी क्या एंटिसिपेशन है, क्या सोच रहे हैं आप? सुनने में तो आया कि आएगी, अभी देखो वैसे हम सैनिटाइज वगैरह तो डेली कर रहे हैं, एहतियात तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पब्लिक एहतियात कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। अच्छा, मैं पीछे देख रही हूँ कि आपकी बहुत सारी प्रोटीन्स और ये जो हैं ये बाहर से भी आती हैं, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा जो है वो लग रहे हैं, उसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आया है? यानी कि प्रोटीन पे भी काफ़ी वो आया, क्योंकि अभी जो बाहर से कोविड की वजह से प्रोटीन वगैरह बंद थी बिल्कुल, अभी तक माल नहीं यानी कि बाहर से नहीं आ रहा, तो यानी काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से, बिजनेस में काफ़ी यानी कि डाउन हुआ है। कोई आपको लगता है कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है उनके पास सलूशन है, वो ठीक कर लेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद तो रखी हुई है कि यही इसी वजह से यानी कि थोड़ा सा बेहतरी हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल डाउन काम चल रहा है। किसके वोटर हैं? वोटर तो इमरान खान के ही हैं, लेकिन यानी कि अभी तक तो कोई बेहतरी नहीं मिली, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अंदर चलते हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान ड्राई फ्रूट मर्चेंट्स, इनकी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, ड्राई फ्रूट का सीज़न भी है, इनसे भी जानते हैं कि इनका बिज़नेस कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका ड्राई फ्रूट का बिज़नेस, ये तो पीक टाइम होता है क्योंकि बड़ा सर्दी अब आ रही है तो ड्राई फ्रूट बहुत खाया जाता है, बिज़नेस कैसा जा रहा है? बिज़नेस अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, सीज़न का काम होता है हमारा, वैसे सर्दी होती है थोड़ा काम अच्छा होता है, बाकी गर्मी में थोड़ा स्लो होता है चीज़ें, मतलब लोग कम खाते कम लेते।
अभी पिछली सर्दियों की निस्बत इस सर्दी में लोग उतना ही ले रहे हैं जितना पिछले साल ले रहे थे, या कम हुआ है? नहीं, इस साल थोड़ा कम हुआ है, इतना उस तरह नहीं होता काम हमारा। कस्टमर आके ये तो नहीं कहता कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और ये इसलिए हम ले नहीं पा रहे, ये कहता है कस्टमर आके? कहते हैं काफ़ी सारे लोग चीज़ें महंगी है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप क्या महसूस करते हैं? हुकूमत से महंगाई जो है वो कंट्रोल हो रही है, या आपको उम्मीद है कि हो जाएगी? जी, पहली तो बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन ये इतना शोर मचा देना या ये इस गवर्नमेंट पे इतना बोतान लगा देना कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, महंगाई, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ठीक है ना। और ये कहानी ये है कि देखें गवर्नमेंट पे, अब मैं एक तुर्की की मिसाल देता हूँ आपको कि फ़र्ज़ करें कि तुर्की में जब ये जो लास्ट हुकूमत है तैयब अर्दोगान साहब आए तो उस वक्त क्या हालात थे मुल्क के। तो ये देखें जो कर्ज़े जब किसी मुल्क पे चढ़े होते हैं, इतने मसाइल होते हैं, तो वो जब जो कर्ज़े जो लिए जाते हैं वो हमारे नाम पे लिए जाते हैं, उस वक्त तो हम बोलते नहीं हैं, ना ही पब्लिक के पास इतना वो शऊर होता है। तो देखें अगर आज फ़र्क करें कि आज गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है, तो वो कौन उतारेगा? पब्लिक नहीं उतारना है ना। तो पब्लिक ने किस तरह उतारना है? कोई जेब से तो नहीं डालना है। इसी तरह महंगाई है, सारी चीज़ें होंगी, ये हमने लुटाना है। तो बात यह है कि महंगाई, हाँ गवर्नमेंट का क्या इशू है? एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, गवर्नमेंट का उतना कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम भी जानते हैं, हर सेक्टर में जो है एक माफिया बैठा हुआ है, और वो जो पुराना जो एक रूटीन है उससे वो हटना नहीं चाहते। नए पाकिस्तान में दाखिला हम होना ही नहीं चाहते। जब हम होंगे दाखिल, मेरा ख्याल में इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन कुर्बानी जो है ये आवाम ने देनी है। मैं बता रहा हूँ आपको, महंगाई के ज़रिए दें, जिस तरफ ये पैसे हमने लुटाने हैं, ठीक अपने आप को हमने खुद करना है। हुकूमतें तो आनी जाने वाली चीज़ें। मेरे इस्लामाबाद में आज कम से कम 34 साल हो गए हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ है। आज अदारे आपके तबाह बर्बाद हुए हैं, तो किस तरह हुए हैं? ऐसे हो गए हैं, इमरान ने आके किए या नवाज शरीफ ने किए, सब मुलव्वस हैं। एक अदारे के अंदर 500 रुपये के 500 बंदे की गुंजाइश है, 1500 है, और फिर कहते हैं जी हम ये काम तो, ये जो अगर जुर्म है किसी को रोज़गार देना तो हम बार बार करेंगे। ओ भाई ये गलत कह रहे हो। एक अदारे के पास जो 500 की गुंजाइश है तो 500 रखो, 1500 जब उस पर ला के रखेगा तो आज एक अदारा मुझे बता दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जो मेरा तल्लक है, कितने अदारों को मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या हालात हैं अदारों के, कैसे हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। 90 की दहाई चढ़ी है तो हमारे लिए अदारों की तबाही और बर्बादी शुरू हुई है। आज अदारे कहाँ पहुँच गए हैं? मैं जिस अदारे से तल्लक हूँ, कम अज़ कम मैं ये बात फिर ऑफिशियली कहना नहीं चाहता, ठीक है, कि कहाँ तक पहुँच गए। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये आज आप किसी को बोतान दे के, एक मीडिया वाले आते हैं, ओ जी इमरान ने महंगाई कर दिया, फलाने ने कर दिया, तो ये आज से बात शुरू नहीं हुआ। अब फ़र्ज कर लेते हैं कि एक अदारा लॉस में जा रहा है, उसको ठीक करने का क्या तरीका है? कोई है तरीका? अब एक अदारे की आमदन जो है वो है 1000 रुपया और उस पर 10,000 का बोझ है, तो कैसे वो बर्दाश्त होगा? चले इसमें अगर सब मुलव्वस हैं, आप कह रहे हैं इस बिगाड़ में, हाँ इस बिगाड़ में सब मुलव्वस हैं, तो मुझे ये बताइए कि अब आज जब अपोजिशन आके ये कहती है कि जी हमारी वजह से तो नहीं हुआ, इसने डबो दिया है और 7 इदारों ने डुबोया है। ज़ाहिर है इदारों की जब बात करते हैं आप समझते हैं किस तरफ इशारा जो है वो जाता है, क्या समझते हैं आप? पहली तो बात यह कि ये अपोजिशन वाली बात जो है ना, अपोजिशन की बात ही ना आप करें, उनके क्या इशू हैं, क्या मामला हैं, ये किसी को उनको खुद पता है क्या इश्यूज़ हैं उनके। इशू ये हैं कि कौन सा बंदा है जो करप्शन से खाली है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है, आप भी शामिल हैं। मैंने आपको माफिया का ये बताया है कि भाई पाकिस्तान 90 के बाद किसी और आने वाली हुकूमत को सिर्फ ये था कि ये 5 साल मैंने लगाने, आगे आने वाला जाए जहन्नम में। ये तो तीसरा कोई था ही नहीं जिसकी वजह पीपल पार्टी, नून, ये एक दूसरे पे चलते। अब देखें, एक फ़र्ज़ कर लें एक हुकूमत पीपल पार्टी की ख़त्म हुई है, तो उसी को दोबारा आना चाहिए था अगर वो काबिल थी तो। फिर क्यों नून लीग आई? फिर जब नून लीग आई और 2 साल लगाए और उसके बाद वो चली गई, तो फिर पीपल पार्टी क्यों आई? उस नून लीग दोबारा क्यों नहीं आई? तो था ना बीच में मसला, ठीक है। असल में हुआ ये है कि हम आवाम को इन्होंने दूर रखा है, असल मसाइल की तरफ इन्होंने हमें जाने नहीं दिया, शऊर हमारे अंदर नहीं आया। अब मैं अब बताऊँ, जब इमरान की हुकूमत आई तो किसी ने कहा कि महंगाई हो गई है, तो मैंने कहा यार महंगाई तो होनी है, महंगाई तो होनी है, कौन है? उसने कहा कहाँ से ये लाए, ये कर्जे कहाँ से इमरान ख़त्म करे? तो किसी ने कहा जहाँ से मर्जी लाए ना जी, हमें तो इसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बड़ा शौक़ था इसको वज़ीर आज़म बनने का। ये एक नालायक कौम की अलामतें हैं,
देखिए पूरी दुनिया में आप यूरोप की मिसालें देते हैं कि जी यूरोप वहाँ तक, भाई यूरोप ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कोई जिक्र ही नहीं करता कि आने वाली हुकूमतों ने सब कुछ आके तो जेब से घर से लाए थे। ठीक, तो साहब का कहना है कि जी इसमें सबका अपना 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 हिस्सा सब ने इस बिगाड़ में डाला है, सब ने डाला है, कुर्बानी अवाम ने देनी है, ये याद अवाम ने देनी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे नान सेंटर है, आप यहाँ पे काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त आटे का जो है वो बहरान आया हुआ है, तो लोग आके आपसे तस्करा करते हैं, नाराज़ होते हैं कि इतनी महंगी हो गई है रोटी। लोग तो महंगाई के बारे में रोला करते हैं, लेकिन हम महंगाई के बारे में हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कम से कम आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो है ना महंगाई की बात कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो बड़े नारे लगा रहे हैं महंगाई के ऊपर। बिलावल भुट्टो के दौर में जो है ना चीनी 100 तो 150 रुपये किलो थी हमारे गांव में, तो आज जो है ना फिर भी अभी 100 रुपये भी हैं। लेकिन उन्होंने खाली जो है ना उनकी जो है ना करप्शन के ऊपर जब उसको रोका है, तो अभी जो है ना कम से कम इमरान खान कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं ना। अभी इमरान खान को मौका तो दो ना, 2 साल के अंदर इधर एक अदारे में सब इधर आके देखो सारे वेले बैठे रहते हैं, कोई बंदा काम नहीं करने वाला, समझ आई ना। मेन चीज़ यही है, इन लोगों को काम करना मुश्किल पड़ जाता है। हमारे गांव में कोई बंदा बेरोज़गार नहीं है। मैं खुद मज़दूर हूँ, मैं कहता हूँ बेरोज़गार कोई भी नहीं। अगर मैं काम करूँ ना, मेरे लिए काम की कमी नहीं है। जो बंदा काम ही ना करे तो उसके लिए काम की कमी है। मेन चीज़ ये है। तो हम लोगों को सुस्ती से खाने वाले लोग हैं, तो सुस्ती से अभी मेहनत करके खाना थोड़ा पड़ गया ना, तो हम लोग थोड़े से कदम अपना पीछे छेंक दें। आप कह रहे हैं खान साहब को टाइम तो दें, आगे वो डिलीवर करेंगे। इस वक्त हम I-10 सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं। ये वो मंडी है जो इस्लामाबाद गिरदुनवाह के इलाके जो हैं वहाँ पर चीज़ें जो है वो सप्लाई करती है। यहीं से चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी हो, ये सारा यहीं से जो है वो जाता है इस्लामाबाद, बल्कि कश्मीर को भी जो है केटर करता है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करेंगे, जो इस वक्त सब्ज़ी फरोश हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है महंगाई के हवाले से। तो हमारे साथ रहिए। जैसे कि हमने आपको बताया, इस वक्त इस्लामाबाद की जो मंडी है I-8 मंडी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ से जो सब्ज़ियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो कश्मीर तक जो है वो मुंतकिल होती हैं। पूरे इस्लामाबाद पिंडी का एरिया जो है इसको ये केटर करता है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर चीज़ें जो सस्ती की बात की जाए तो यहाँ पे कहा जाता है चीज़ें यहाँ पे सबसे सस्ती हैं। लेकिन यहाँ पे शॉपकीपर्स, यहाँ पे जो आवाम है वो क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मुझे तो अभी तो 1 साल हुआ, पहले तो मैं सऊदीया में था, अभी और तकरीबन 6 महीने भी हुए। अच्छा, किसी दूसरे आदमी के साथ मुलाकात हुई। तो क्यों वापस आ गए आप सऊदीया से? सऊदीया से मैंने लिमिट पूरा 18 साल गुजारे हैं। अच्छा अच्छा, तो कैसा भी इस वक्त बिजनेस जो है वो कैसा जा रहा है? लोग आते हैं, लोग क्या बात करते हैं? लोग कहते हैं कि महंगाई है हर चीज़ की, पीछे से भी जो दूसरा बाकी सामान है वो भी महंगा है। तो सब्जी तो कभी किसी दिन कम आती है तो वो महंगी होती है, जो जिस दिन ज़्यादा आ जाएगी डाउन हो जाएगी। आजकल ज़्यादा है, आजकल महंगाई ज़्यादा है या महंगाई जो है रेट मुनासिब आ रहा है आजकल? सब्जी का तो रेट मुनासिब है, कोई सब्जी कम हो तो उसका ना, बाकी तो महंगाई चल रही है, वो तो आपके सामने है, आवाम के भी सामने है और बाकी सब के सामने। इनके पास रेट लिस्ट जो है वो मौजूद है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त रेट लिस्ट जो है वो मौजूद है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस वक्त जो आलू है वो कहा जा रहा है 72 रुपये किलो जो है वो जा रहा है इस वक्त। हम तो बेचते नहीं, लेकिन ये रेट अच्छा, प्याज जो है वो 71 रुपये, टमाटर यहाँ पे 168 जो है वो कहा जा रहा है। तो देखते हैं मंडी के रेट किस हद तक जो है वो फॉलो होते हैं। ये बताइए आप रेट लिस्ट जो है वो फॉलो होती है सारी? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग सब्ज़ी मंडी में आए हुए हैं, जो यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये मेरे साथ जो मौजूद हैं यहाँ पे एक रेडी चलाते हैं, इन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भाई, ये गरीबी हो गई है, ये मजदूरों का काम है तो काम हो गया, ठीक है। ये बहुत महंगाई हो गया। तो महंगाई किसने की है? ये महंगाई की है, ये पाकिस्तानी लोगों का हिसाब किताब ऐसा है, ये सस्ताई नहीं करते। आलू का जब सीज़न होता है तो बिल्कुल ठीक आ जाता रेट आता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे सीज़न है, सीज़न जब चलता है। अभी टमाटर महंगा हो गया, सिर्फ स्वाद का आ रहा है। जब ये पंजाब भी चलता है, रमज़ान भी चलता है, तो यही टमाटर 20 रुपए का 20 किलो भी नहीं को खरीदता, रूल पड़ती है। अब ये
किसी चीज़ की सीजन नहीं है अभी। सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। इस वक्त सीजन जो है सिर्फ गोभी का है। अब गोभी को सस्ती हो गई, जब इसका सीजन नहीं होता है तो ये गोभी, यही गोभी जो है ना 500-600 रुपये जो है ना दड़ी पे चला जाता है, 200, 150, 250 बल्कि 300 भी जाती है। अभी सीजन है तो पूछ नहीं रहा, बोलते अब मैं बेचारा हमारा वो वज़ीर आज़म क्या करे, उसके ने तो ये नहीं किया। ये तो सारा ज़मींदारों ने किया। ज़मीन है, कोई चीज़ आती है मंडी में, जब बिल्कुल ज़्यादा आता है माल तो ठीक हो जाता है रेट। लेकिन मुझे ये बताएं कि बीच एक तो आप तक पहुंचते पहुंचते या जो एंड कंज्यूमर है, जो जैसे मैंने अगर ख़रीदना है, मुझ तक पहुंचते पहुंचते बीच में एक मिडल मैन भी तो आता है ना, वो कितना जो है आप लोग तो उसको देते हैं, वो आगे जो है वो जाके मुंतकिल करता है। माल आते हैं सारा आड़ती पे आता है, यहाँ पे फिर बोली होती है। जब माल ज़्यादा आ जाता है तो फिर उसकी बोली कम लगती है, तो जब शॉर्ट होती है कोई चीज़ तो फिर वो ऑटोमेटिक ऊपर चली जाती है, वो चीज़ महंगी होती है। तो इसमें आप कहते हैं कि हुकूमत का या किसी का कोई कसूर? हुकूमत का इसमें तो है ही नहीं है। हुकूमत क्या करे इसमें? ठीक है, जब माल नहीं है, पीछे मार्केट में कोई माल नहीं है तो वो आगे क्या करे? हाँ, चीनी वगैरह को हो सकता है वो कुछ हीरानदोजी हो तो वो करता है माफिया, लेकिन इसमें सब्जी में आप गवर्नमेंट क्या करे? ये माफिया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, तो माफिया ही होता है। और माफिया क्या होता है? माफिया ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मगरमच्छ बैठे हुए वो करते हैं, सारा हीरानदोजी करते हैं। इसमें हुकूमत क्या? हाँ, हुकूमत को चाहिए कि वो इन हीरानदोज़ों को जो अपनी इसमें ले गिरफ्त में करे। बाकी जो है ना, ये मार्केट में ये सब्जी है, ये अपने रेट पे जब भी होता है ठीक है। रेट अगर आड़ती बीच में है और यहाँ पे गवर्नमेंट के निर्खनामे भी यहाँ पे मौजूद हैं, रेट लिस्ट बाकायदा जो है वो जारी होती है, तो फिर उसका रेट लिस्ट का क्या फ़ायदा? रेट इसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब माल ज़्यादा आ जाता है तो रेट इनका तो वैसे ही गवर्नमेंट का रेट ज़्यादा ही होगा। जब माल सस्ता भी होगा तो उनका रेट ज़्यादा होगा। जब माल फिर ये माल पे मंडी में ज़्यादा माल आ गया तो समझो रेट खुद गिर गया। अच्छा, नहीं ये माल शॉर्ट है पीछे तो फिर वो माल चले ठीक। आप मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ लेने आते हैं, सब्जी आपने हाथ में पकड़ी हुई है, महंगाई है या जिस तरह ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई? कभी इतने दौर में महंगाई हमने नहीं देखी, वो अब नहीं पाई। ऊपर से लेकर नीचे तक महंगाई, करप्शन है। करप्शन? इमरान खान तो कहता है मैंने करप्शन खत्म कर रहा हूँ। जिस पटवारी के पास जाओ तो फर्ज नहीं देता है, जमीन अपनी होती है तो कहते तुम्हारी मालकियत ही नहीं है। ये जितना काम हुआ है इमरान खान के दौर में, देखिए जी, अच्छा समझिए ना, हमें पता है जो ऊपर से लेकर जिस कचहरी में तारीख डालने के लिए चले जाओ वो भी पैसे, लेकिन ये तो हमेशा से ऐसे ही होता है। आप बहुत ज्यादा है, अब रिश्वत का रेट ज्यादा हो गया, वो तो किसी भी गवर्नमेंट में होता रहता है, ये चलता है। लेकिन आपने आखिरी दफा रिश्वत कब दी है? कोई काम अपना कराने के लिए कब दी है? अब बिजली पे उन्होंने मुझे बोला 25,000 रुपया रिश्वत देंगे तो आपका मीटर लगेगा, जबकि उसको 20 मीटर तार लगती है। मैंने एप्लीकेशन दी है ऊपर जाकर कि ये मेरे से 25,000 रुपये किस बात का मांग रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, 6,000 सिक्योरिटी है वो मैं जमा करा सकता हूँ। 3 दफ़ा उसने मेरी फाइल रिजेक्ट किया, उसने कहा नहीं हो सकता काम, जब तक पैसे नहीं दो जाओ जिधर मर्जी। वज़ीर आज़म साहब बड़ा जो है वो कहते हैं कि मैं क्लोजली देखूंगा, अगर वो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जो आपका मीटर का मसला है, क्या उनको मैसेज देंगे? मैं उनको मैसेज दूंगा कि मैंने ये संगजानी में अपने मकान के लिए एप्लीकेशन दी है, वो पता करवा लें कि ये बात हुई है या नहीं हो। मैंने उनके सीनियर अफसर को भी दरख्वास्त दी है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं गैस के लिए तकरीबन 10 चक्कर लगाया तो वो 40,000 रुपये मीटर का मांग रहे हैं। हम रेडी चलाते हैं मंडी में, कम से कम सारा दिन 300-400-500 मजदूरी होती है, उसमें हम क्या खाएंगे, बाल बच्चेदार को क्या देंगे, बच्चों को क्या खाएंगे? लेकिन इसमें कसूर किसका है? कसूर इमरान खान का, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है उसका। किस चीज़ का? चीनी का हिसाब लगाओ, आटे का लगाओ, बाकी। लेकिन वो तो कहता है नवाज शरीफ और जरदारी डाकू हैं, वो डाका मार के गए हैं। जब पाकिस्तान बने ना, पाकिस्तान से अभी तक जो भी वज़ीर आज़म आया, सदर आया, उसने 1 रुपया 2 रुपये महंगाई की है, लेकिन इसने तो इंतहा इतना गरीब की किलो में से 50 रुपये इतना महंगाई की है। मजदूरी इधर 500-400 रुपया मजदूरी। असल में नवाज शरीफ का दौर था जब, तो ये दाल माश मैंने खुद बेची है 280 रुपये किलो, जनरल स्टोर था मेरा, 280 रुपये किलो बेची थी। अभी वही दाल जब इमरान खान का दौर ज़्यादा आ गई, वही बात वही है, माल की है, वही दाल जो है ना 150 रुपये में बिकते। वो तो कहते थे कि जी आप दाल ना खाओ, चिकन खा लो। सही है, ये दार साहब कहते थे कि चिकन, हाँ, दाल ना खाओ, चिकन खा लो। अब वही दाल इमरान खान के दौर में 150 भी आई है, आपको उसको भी क्रेडिट देगा। चले, बात तो माल की है। आपने हाथ में सब्जी पकड़ी हुई है, आप यहाँ पे रोज सब्जी हर हफ्ते आते हैं सब्जी लेने? अच्छा,
और हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे पता चलता है कि कितना जो है वो महंगाई कितनी ऊपर जा रही है, हफ्ते हफ्ते कुछ कमी आई है पिछले कुछ दिनों में? महंगाई तो बस कमी भी आ जाता है, महंगा भी आ जाता है। तो ये कि हम गरीब लोग मजदूरी करते, कभी कभार इधर आ जाते हैं तो हमारे बस में नहीं होता है, फिर वहाँ बस चले जाते हैं। कोई सब्जी देख लेते हैं, अगर हमारी हक में आ गया ले लेते हैं, नहीं है तो फिर चले जाते हैं, क्योंकि हम तो ये 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले लोग। हाँ। और मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि इसके लिए किसका कसूर है? क्योंकि जिस तरह आजकल अपोजिशन पार्टीज़ कर रही हैं, वो कह रही हैं कि इमरान खान से सब कुछ किया, हम तो बहुत अच्छा छोड़ के गए थे। क्या वो सही है? तो ये हुकूमत का काम है ना कि हर चीज़ पे ज़रा गौर करे, क्योंकि गरीब बंदा किधर जाएगा? गरीब बंदा किसी का आम बंदे का दरवाज़ा करके कहते जाओ भाई अपना काम करो। गरीब लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं? ये बड़े कर सकते हैं, गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी उम्मीदें सारी जो हैं वो खान साहब के साथ हैं कि खान साहब कोई महंगाई नीचे लेके आएंगे? हाँ, हम कह रहे हैं कि उसकी हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा गरीबों पे ख्याल करें। अच्छा, जो ऑपोजिशन निकल रही है, आप में से कोई निकलेगा ऑपोजिशन के साथ? जो ऑपोजिशन ऐसे निकलेंगे फिर बाद में अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं करेंगे, तंग आए हुए लोग। आप तो निकलने की बात कर रहे हैं, जान भी जाती तो जाए, इससे तो हमें बहुत तंग है। हमें अल्लाह कभी निजात दे, इसको तो अल्लाह ले जाए, समझिए ना आप। इतने की दुनिया तंग पड़ी है, बच्चे छोटे छोटे भूखे मरते हैं। अल्लाह इमरान खान जाए जल्दी जाए। थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए आपको? भी तो 2 साल हुए हैं। इसको टाइम ना मिले, 1 घंटा बना मिले इसको, अल्लाह ले जाए। अच्छा चलिए, मुझे एक चीज़ बताएं, इमरान खान चले गए, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा तो आप समझते हैं चीज़ें बेहतर होंगी? कोई आ जाए, जाने को कुछ सहूलत तो है, खाने पीने का सहूलत मिलता था। अभी इसके चढ़ गया था, वो भी देखो ना, गरीब आदमी क्या करे, मर जाएगा भूख। अभी जो रोते हैं उसकी के लिए सोचे, आगे आ जाए, आगे आ जाए, बस बस बस। ये रेडी चलाते हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, मैं आज़ाद कश्मीर नीलम का रहने वाला हूँ। महंगाई इतनी है कि हम लोग तंग हैं, इतनी महंगाई है कि हमारी सोच से भी बाहर है। हम 100-200 रुपये कमा के दिन के अपना गुजारा करते हैं, लेकिन बच्चे हमारे ना उनकी तालीम है, ना ही वहाँ पे कोई पूछने वाला है, सबको अपनी अपनी। अच्छा, एक चीज़ मुझे, मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ आज से एक जो लीडर आता है, जो वज़ीर आज़म बनता है, वो कहता है कि मैं इसलिए महंगाई कर रहा हूँ, पिछले वाले ने ये किया, पिछले वाले ने ये किया। किसी पे यकीन रहा है आप लोगों को? वो आता है वो अपनी सोचता है, गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता। हकीकत में यह है पिछली हुकूमत है, ये हमारी देखो हालत देखो, हम ना नमाज के लिए ना हमारी रिहाइश है, ना ही हमारे को कोई सहूलत है। क्या जिंदगी है पाकिस्तान के अंदर हम लोग, ना ही कोई इंसाफ है, गरीब को तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। ये तो कहता था कि तब्दीली आएगी, कोई तब्दीली नहीं आई। अभी गरीब आवाम क्या करते हैं? तब्दीली, इमरान खान साहब तो कहते हैं मैंने करप्शन बहुत रोकी है, तब्दीली नहीं आई। करप्शन डबल हो गई है, वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है मैंने महंगाई बढ़ाई है या नहीं बढ़ाई। तो ये कह रहा है ना, वो मान ही नहीं रहा है मैंने महंगाई नहीं बढ़ाई। क्या मसला क्या है खान साहब का? आप क्या समझते हैं, क्या सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। नवाज शरीफ साहब थे तो चलो कुछ खाने का मिल जाता था, कुछ बंदा रोटी करता था, ये है वो है, लेकिन ये आया अभी रोटी से बंदा क्या कर सकते हैं? आप निकलेंगे जब अपोजिशन पार्टीज निकलती हैं? हम निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। और अगर उससे पहले खान साहब ने महंगाई कंट्रोल कर ली, फिर भी निकलेंगे? तो साथ हम तो इमरान खान नहीं, अगर महंगाई कंट्रोल हो गई फिर भी आप निकलेंगे? वो किस तरह करेगा, अभी तो हो नहीं सकती। ये आप इस वक्त वो सब्ज़ी बेच रहे हैं जिसके बारे में हर रोज़ टीवी पे जो है वो बहुत चर्चा हो रहा है कि जी महंगा हो गया, महंगा हो गया। किस तरह दे रहे हैं ये? 170 रुपये। अच्छा, बढ़ता जा रहा है, ये क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? ये फसल कम है। पिछले साल भी बदीन का और टट्टे का फसल खराब हो गया, उधर बारिश हो गई। इस मरतबा भी सवाद का टमाटर और कहाँ से नहीं आता है, अफगानिस्तान से आ रहा है, 2-3 डीलर आ रहे हैं, इसकी वजह से नहीं है। लोग आके क्या आपसे कहते हैं, क्या बात करते हैं? बोलते हैं बहुत महंगा है, हम बोलते हैं क्या करें, हम भी महंगा लेते हैं, महंगा बेचते हैं। 180 रुपये किलो, 180 रुपये किलो हमको पड़ा है, हमको सरकारी रेट मिले 170। इस वक्त अगर पूरी सब्जी मंडी में देखा जाए तो सबसे महंगा आइटम आपके पास है? हाँ, यही टमाटर महंगा है सब। ऊपर नीचे क्या वजह है कि कभी 400 पे चला जाता है, कभी जो है वो 170 पे आता है, फिर कभी नीचे? माल जब ज़्यादा हो जाता है तो रेट कम हो जाता है, जब कम हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। आरती जो है वो जानबूझकर भी ये करते हैं कि हाँ,
अभी मंडी में मेरे पास हो, तुम्हारे पास हो, उसके पास हो तो कम हो जाते हैं, बोली कम हो जाती है। लेकिन ये तो पीछे से जान के जो है वो कम भेजें ताकि ऊपर नीचे होता रहे रेट। ये स्वाद का टमाटर है, थोड़ा बहुत कम इलाका है, शमोजो इलाका इसको कहते हैं, उधर टमाटर बहुत कम पैदा होते हैं, थोड़ा इलाका है। अभी पूरा पाकिस्तान को तो टमाटर पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो बकौल इनके ये इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि मिडिल मैन या आरती बीच में जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बेसिकली सप्लाई और डिमांड का जो है वो मसला है, जिसकी वजह से कभी टमाटर की प्राइस जो है 400 पे चली जाती है, कभी जो है वो गिर के बिल्कुल ही नीचे आ जाती है। तो सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, ये बात ये कर रहे हैं। आज हमने आपको इस्लामाबाद की जो मार्केट्स हैं वहाँ का जो है हमने विज़िट कराया, इसके अलावा सब्ज़ी मंडी हम आपको लेकर आए। अब हम आपको यहाँ से कुछ ही देर में हम जाएंगे, जो ताजर बिरादरी है उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या हो रहा है महंगाई के हवाले से, बिकॉज स्टूडियो में बैठ के ये चीज़ें करना बहुत आसान होता है, इस पर बात करना बहुत आसान होता है। हम फील्ड में आ जाए हैं ताकि हम देख सकें, खुद देख सकें कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के ऑफ़िस में, और उनके ऑफ़िस बेरर्स जो हैं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनका पहले आप इंट्रोडक्शन कराएंगे, साथ ही साथ इनके जिस फील्ड से ये मुंसलिक हैं उस बारे में देखेंगे कि क्या जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले सर अगर आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाइए। मेरा नाम इमरान बुखारी है, मरकज़ी तंजीम ताजरान से वाबस्ता हूँ और इस्लामाबाद रियल इस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ और इसके साथ फार्मर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का। अच्छा इमरान साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, कंस्ट्रक्शन से आप मुंसलिक हैं, तो मुझे बताइए जो ये बात की जा रही है कि एक रियल एस्टेट का कंस्ट्रक्शन का जो है वो बूम आने वाला है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक अच्छा पैकेज प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, लेकिन उसकी जितनी भी पॉलिसी थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से और बिल्डिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसके ऊपर अभी तक जो मुतलका इदारे हैं उनकी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इसके साथ साथ इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो नया SRO एक आया है कि जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, तो उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि इदारों की नाहली और गवर्नमेंट के ड्यूल एसार्स जो हैं उनकी वजह से, कि जिसमें जो इन्वेस्टमेंट का और कंस्ट्रक्शन का पैकेज है उसमें ये बताया गया PM की तरफ से कि जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ से है। लेकिन इसके बाद अभी जो हालिया पिछले माह में एक SRO जारी हुआ है उसमें इसकी बात की जो है वो तरदीद की गई और उसके ऊपर ये बनाया गया कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, इसका पीछे जो सोर्स है वो क्या है, ट्रेल मनी होगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो गिनी जाएगी। तो ये ऐसी एक ड्यूल पॉलिसी में ये चीज़ें आई हैं। इसके साथ साथ जो इदारे हैं, जैसे मैं कहूँगा बिलखसूस CDA है, RDA है, इनका वो तावन जो है वो बिल्डर्स के साथ नहीं है जो होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि PM का ये जो ख्वाब है ये कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। अच्छा ये बताइए कि एक जो कॉमन कंप्लेंट है वो ये है कि जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तसलसल नहीं है, एक दिन एक पॉलिसी आती है, दूसरी दिन दूसरी पॉलिसी आती है, जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत डैमेज होता है। ये किस हद तक बात दुरुस्त है? कंस्ट्रक्शन का शोबा हो, ताजरों के साथ जो टैक्स का नफाज है उसका भी शोबा हो, तो वही बात है कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की कि एक पैकेज जो जुलाई में आया था उसके ऊपर तो ये रिलीफ दिया था कि इन्वेस्टर को पूछा नहीं जाएगा कि पैसा कहाँ से आया है, और इसके साथ ही अक्टूबर में जो SRO जारी किया गया उसके अंदर पूछा गया है कि जी हम पूरी मनी ट्रेल लेंगे फिर हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये किसी भी शोबा के लिए कोई फ़ायदामंद नहीं है। अगर पोटेंशियल इस इंडस्ट्री की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसका पोटेंशियल कितना है? देखिए, पोटेंशियल तो जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर का जो पोटेंशियल है उसमें तो इतना बड़ा पोटेंशियल है कि एक सेक्टर जो है जो रियल एस्टेट का सेक्टर है, इसके साथ कंस्ट्रक्शन के साथ कम व बेश 57 के करीब जो इंडस्ट्रीज़ हैं
जिसमें स्टील है, सरिया है, बजरी है, मार्बल है, लोहा है। फिर इसके अलावा जो आपकी रोज़मर्रा की जो लेबर है जो अपने घरों में रोज़ाना पैसा लेके जाती है, इंजीनियर हैं, मतलब 57 के करीब मुख्तलिफ शोबे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसा जाता है और वो पूरे मुल्क के अंदर जो है उसकी वो एक चीज़ होती है। सर अगर आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाइए। मेरा नाम बाबर चौधरी है और मैं तकरीबन 20 साल से या 25 साल से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक जो है उस शुबे से मैं वाबस्ता हूँ और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। अच्छा, आपका जो जिस सेक्टर से आप मुंसलिक हैं उसके बारे में कहा जाता है कि जो महंगाई आती है वो आपकी वजह से जो है वो आती है, बिकॉज अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं एट्सेट्रा तो फिर ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है। ये तासुर किस हद तक ठीक है? देखें मैडम, असल में जो प्रॉब्लम आ रही है ना जी हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हम पिस रहे हैं डॉलर्स की, जो डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है, जो हमारा रुपये डिवैल्यू हो रहा है। आप हम अपने राइट लेफ्ट जब जाते हैं, हम इंडिया में चले जाएं, हम बांग्लादेश में चला जाएं, हम अफ़गानिस्तान में चले जाएं, तो वहाँ पे देखिए उनकी जो भी करेंसी है वो करेंसी उनकी अपनी जगह पे स्टेबल है, हमारी करेंसी स्टेबल नहीं। अच्छा, अब जो ट्रांसपोर्ट है, पहिया जो व्हील जो है, इस सदी की सबसे जो अहम इजाद है, इन्वेंशन है पहिया। अगर पहिया रुक जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। इसलिए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक जो है वो एक इंडस्ट्री की हैसियत रखती है। अच्छा, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि पॉलिसीज़ के तसलसल से बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट आता है, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे कितनी जो है वो प्रॉब्लम्स आई हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक्सल लोड का जो इशू आया उसकी वजह से स्ट्राइक्स भी हुई, उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इकॉनमी डैमेज हुई, क्योंकि एक वज़ीर एक पॉलिसी लेके आता है, दूसरा वज़ीर दूसरी चीज़ लेके आता है। आप क्या समझते हैं किस हद तक ये तासुर ठीक है? देखें, बिल्कुल एक्सल वेट जो है, अब देखें मैं ये बात करता हूँ, इंडस्ट्री जो है हम पार्ट एंड पार्शियल हैं। इंडस्ट्री हमारे साथ चलती है, हम इंडस्ट्री के साथ चलते हैं। देखें, मैं अगर कहूँ कि इंडस्ट्री के बगैर ये मुल्क चल जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये कहे कि ट्रांसपोर्ट के बगैर ये मुल्क चल जाएगा तो पॉसिबल नहीं। हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब अरबों रुपीस हम ईयरली हम सड़कों की मेंटेनेंस पे लगाते हैं। हमने गवर्नमेंट से कहा था कि वो जो अरबों रुपीस आप गवर्नमेंट सड़कों पे लगाते हैं वो आप इंडस्ट्री को रिलीफ दे दें, लेकिन एक्सल वेट लाजमी रखें। देखिए, हम टीवी का बहुत शुक्रिया है, मैं हम टीवी की वसासत से ये बात कहूँगा कि कई जगहों पे हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हमारा एक ट्रॉलर सीमेंट लेके वाघा बॉर्डर पे जाता है तो हमारा एक ट्रॉलर का सीमेंट उनके 3 ट्रॉलर पे लोड होता है। इसी तरह देखिए, अफगानिस्तान जो है वो पत्थर का मुल्क है। ये कुफ्तों ने देखे अफगानिस्तान का कितना बुरा हाल कर दिया। अफगानिस्तान जैसे मुल्क में भी एक्सल वेट है। जब हमारी गाड़ी तुर्खम बॉर्डर पे जाती है तो एक गाड़ी का लोड 3 गाड़ियों पे लोड हो जाता है। देखिए, एक्सल वेट से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो ये जो है, लेकिन पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। सर अगर आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाइए। मोहम्मद काशिफ चौधरी, सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। अच्छा, आप क्योंकि काशिफ साहब मार्केट में बैठे हुए हैं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि महंगाई का बहुत ज़्यादा शोर है, क्या आप समझते हैं महंगाई है या मिस मैनेजमेंट है, या फिर जिस तरह जो ये माफियाज़ का कहा जाता है मिस मैनेजमेंट के ज़ुमरे में ही आ जाता है, वो इशू है? क्या इशू क्या है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर वाक़अतन महंगाई है और महंगाई ने आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन बना दी है। और महंगाई के नतीजे में मैं ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ पाकिस्तान के लाखों शटर पावर ताजरों का नुमाइंदा होने के नाते कि महंगाई सिर्फ आम आदमी को मुतासर नहीं करती, महंगाई सबसे ज़्यादा ताजर को मुतासर करती है। इसलिए कि जब महंगाई होती है तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि उसके नतीजे में ताजर की सेल कम हो जाती है, ताजर का शरह मुनाफा कम हो जाता है, और तीसरी अहम बात यह कि ताजर को अपना कारोबार करने के लिए इजाफी सरमाया दरकार होता है, ताजर को पैसे की शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए महंगाई के नतीजे में ताजर हमेशा सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि इस महंगाई का खात्मा होना चाहिए। और इसके हवाले से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि महंगाई की जब हम बात करते हैं तो महंगाई के अंदर 2 बुनियादी फैक्टर हैं। पैदावारी लागत को जब तक कम नहीं किया जाएगा महंगाई कम नहीं होगी। पैदावारी लागत की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर बिजली, उसके अंदर गैस, उसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसके अंदर रिश्वत और करप्शन और ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें उस पैदावारी लागत के अंदर शामिल होती हैं। अगर हुकूमत पैदावारी लागत को कम करना चाहती है तो हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो बिजली की
गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर लगाए गए नाजायज़ और नारवा टैक्सेस का खात्मा कर दे तो उसके नतीजे में पैदावारी लागत कम होगी और आसान सस्ते दामों अशिया मुयसर होंगी। दूसरी अहम बात यह कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बात की भी ज़रूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद को कम करे। कोरोना के बाद आप देखें कि दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक में शरह सूद सिफर कर दी गई, हमारे यहाँ अभी भी शरह सूद बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से दुनिया के मुहज़्ज़म ममालिक में ताजरों और सनतकारों को कारोबार करने के लिए कर्जे दिए गए, लेकिन पाकिस्तान के लाखों छोटे ताजरों को अभी तक कोई कर्जा नहीं मिला। अगर कोई चीज़ अनाउंस भी होती है तो ये कहा जाता है बैंक के पास जाते हैं तो उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हमारे साथ मीटिंग्स के अंदर ये वादे किए, सूबाई वज़ीर आला ने वादे किए कि कोरोना से मुतासरा ताजरों के और सनतकारों की बहाली के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन वो बिला सूद कर्जों का ऐलान आज ख्वाब ही नज़र आता है। अच्छा, इसी तरीके से रिलीफ के और जितने वादे किए गए थे, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से थे, चाहे वो दुकानों के किरायों के हवाले से, तो वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अच्छा, जब हम महंगाई की, मैं दोबारा महंगाई की तरफ आता हूँ, जब महंगाई की बात करें, दूसरी अहम बात यह है कि हुकूमत का किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। हुकूमतों का ये काम होता है कि वो देखती है, इस हुकूमत का नहीं है या किसी हुकूमत का नहीं है, इस हुकूमत का तो बिलखसूस नहीं है। माजी के अंदर भी इसी तरह के वाक़यात होते रहे, लेकिन इस हुकूमत की तो सिमत का तयन ही नहीं है। आप देखिए कि हुकूमत कहती है महंगाई है, मैं बहुत वाज़े तौर पर पाकिस्तान के ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कहता हूँ कि ताजर ना महंगाई का ज़िम्मेदार है, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ज़िम्मेदार है, ना ताजर नाजायज़ मुनाफाखोर है। ये जितने माफियाज हैं ये ऐवानों के अंदर हुकूमतों के दाएं बाएं और आगे पीछे मौजूद, तमाम हुकूमतों और के। हम ये मुतालबा करते हैं पाकिस्तान के ताजरों की तरफ से कि आखिर हुकूमत इन माफियाज को बेनकाब क्यों नहीं करती, इनके खिलाफ मुकदमात क्यों कायम नहीं करती, इनके चेहरे क्यों नहीं करती? आप बताइए क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती कि उनकी अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद है। तमाम हुकूमतों के, इस हुकूमत के, देखिए माजी की हुकूमतों के अंदर भी रहे और इस हुकूमत के भी दाएं बाएं आगे पीछे इन्वेस्टर्स की शक्ल में, ठीक है, वो ऐवानों के अंदर मौजूद हैं। बस चीनी माफिया, अद्वियात माफिया, पेट्रोलियम माफिया, आटा माफिया, आखिर ये क्यों सामने नहीं आता? कहाँ ये छुपे हुए हैं? अब मैं अगर चीनी की बात करूं तो 55 रुपये किलो वाली चीनी इस वक्त 110 और 112 रुपये किलो फैक्ट्रियों से मिल रही है। अगर मैं आटे की बात करूं तो 37 और 40 रुपये किलो वाला आटा आखिर क्यों 80 और 90 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है? इसी तरीके से अगर मैं आलू प्याज में बात करता चला जाऊं, मैं सिर्फ एक प्याज की अगर बात करूं आज के दिन के अंदर, कि प्याज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फसल मौजूद नहीं है और प्याज जो अफ़गानिस्तान से आता है उसके एक कंटेनर के ऊपर 3 लाख रुपया टैक्स है और 50,000 रुपया एक कंटेनर पर रिश्वत ली जाती है। अगर हुकूमत ये 3.5 लाख रुपया छोड़ दे तो प्याज 20 रुपये किलो मिलेगा, लेकिन अगर हुकूमत 3.5 लाख रुपया रिश्वत और टैक्स की मद में लेगी। अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि कंटेनर आता है उस पर 3 लाख जो है वो टैक्स आ जाता है, 50,000 उसके ऊपर रिश्वत देनी पड़ती है, तो आप क्या समझते हैं टैक्स कितना होना चाहिए? बिकॉज ये तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही टैक्स ना हो, ऑब्वियसली रिश्वत तो नहीं होनी चाहिए। किस हद तक टैक्स जो है वो एक्सेप्टेबल है ताकि चीज़ें जो हैं वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर ना जाए? पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स का ढांचा है, हम तो बारहा हुकूमतों को ये बात कह चुके हैं कि इस ढांचे को असर नौ तरतीब देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर टैक्स हुकूमती ख़जाने में नहीं जाता, टैक्स इकट्ठा करने वाले महकमे के एहलकारों की जेबों के अंदर जाता है। और दूसरी अहम बात यह है कि टैक्स आमदन पर लिया जाता है। इस मुल्क के अंदर एक बेवा, एक यतीम के लिए भी वही टैक्स की शरह इनडायरेक्ट टैक्स की, और एक अमीर आदमी के लिए भी 17% सेल टैक्स। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा और इस मुल्क में फौत होने वाला हर शहरी कफन के कपड़े के ऊपर भी 17% सेल्स टैक्स दे के वो कब्र के अंदर जाए। आप इस वक्त मार्केट में जो है वो बैठे हुए हैं, आपके पास छोटा ताजर भी आता है, आपके पास रेडी वाला भी आता है, आप सबके साथ जो है वो डील करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो ये इस वक्त हमारे मुल्क में एक एहतजाज की फ़िज़ा अपोजिशन ने बनाई हुई है और वो लोगों को सड़कों पे निकालना चाह रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उनकी कॉल पे लोग जो है वो लब्बैक कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अपोजिशन का जो एजेंडा है ना, वो किसी आम पाकिस्तानी के हकूक़ के लिए नहीं है, किसी ताजर के हक़ की बात नहीं वो करते हैं। वो सिर्फ अपनी जो करप्शन है, अपनी जो चोर बाजारी जो उन्होंने 70 सालों से पाकिस्तान के साथ किया था, वो उसको बचाने की बात करते हैं। आपने गुजरात में उनका जलसा चेक किया, फिर कराची गए, आप रात को कोयटा में बात की है, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो गए, फजल रहमान साहब हो गए, जितने भी इनके कायदीन हैं, किसी ने पाकिस्तान की अवाम की बात नहीं की कि पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या होना चाहिए, क्या इनको इशू है, क्योंकि वो सब अपने अपने जो चोरी है उसको बचाने के चक्कर में है। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम को आप कुछ चाहिए, उसकी बात करेगा तो अवाम उनके साथ खड़ी होगी ना।
अब इसी तरीके से जब तक अवाम के साथ कोई नहीं खड़ा होता तो अवाम तो बाहर नहीं जाएगी। सर अगर आप अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अतीक जंजुआ कहते हैं मुझे और जनरल सेक्रेटरी मैं ट्रेडर्स आईएनएन का। अभी हम मार्केट का जो है वो सर्वे करके आ रहे हैं और उसमें हमने प्राइस लिस्ट में एक जो है वो इश्यूज़ जो है वो आपस में देखे कि अगर लिस्ट लेट्स सपोज 64 रुपये का लिखा हुआ है प्राइस लिस्ट में, तो वो आइटम जो है वो 100 रुपये का बिक रहा है। तो ये लिस्टें कैसे बनती हैं? क्या ये ज़बरदस्ती बनाई जाती हैं सिर्फ दिखाने के लिए कि जी महंगाई नहीं है ताकि रेट लिस्ट सामने रख दी जाए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी यही है कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो जो भी काम करती है वो पॉसिबल नहीं होता। लाइक अगर आप फर्ज करें फ्रूट की बात करती हैं तो फ्रूट जो आम शॉपकीपर लेके जाता है वो उस रेट पे बेचना उसके लिए पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब उसमें तजाद ये भी आता है कि फिर उन पे जुर्माने होते हैं, भारी जुर्माने होते हैं। वो ऑलरेडी मसाइल का शिकार होते हैं। इस कोविड की वजह से तमाम दुकानदार, छोटा दुकानदार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। उसके बावजूद जो है भारी जुर्माने जो इंतज़ामिया करती है इसी वजह से कि रेट्स जो है वो मुनसिफाना नहीं होती, उसकी वजह से फिर लोग उस रेट पे नहीं बेच सकते। फिर एक और बदकिस्मती ये है कि ये रेट सेट कैसे होते हैं? क्या मतलब ये मार्केट ट्रेंड्स को देख के सेट करते हैं या अपने मनपसंद सेट करते हैं और उसके बाद जो बेचने वाला है उसकी बस में नहीं है कि उस प्राइस पे बेच सकते हैं? बेसिकली जो पहले भी बात हुई है ना कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो माफिया का है। ठीक है, अब जो आपकी होलसेल मार्केट्स में भी जो आपके लोग इनको रेट्स निकालते हैं वो आगे पॉसिबल नहीं होता। उन्होंने अपना मार्जिन देखना होता है और उसके बाद आगे जाके वो आम शॉपकीपर जो है वो उस रेट पे बेच नहीं सकता। पब्लिक को फिर प्रॉब्लम होता है। फिर इंतज़ामिया जो उसी सिलसिले में लोगों को जुर्माना भी करती है। ताजरों की आज आपने बातें सुनी और जिस तरह कहा जाता है ताजिर जो हैं वो बैकबोन है इकॉनमी के और हमारी इकॉनमी के, तो बहुत एक ज़रूरी जो है एक पिवटल रोल जो है वो अदा करते हैं। प्रॉब्लम्स यहाँ पे चाहे पॉलिसी की हो, चाहे टैक्सेस की हो, चाहे माफियाज़ की हो, प्रॉब्लम यहाँ पे एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो कॉज कर रहे हैं। तो लेट्स होप कि गवर्नमेंट जो है वो इस पे दे गेट देयर हाउस इन ऑर्डर, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो महंगाई इन चीज़ों की वजह से बढ़ती रहेगी जिसका नुकसान सबसे ज़्यादा हुकूमत को होगा क्योंकि पॉपुलैरिटी हुकूमत की बहुत तेज़ी से गिर रही है। आज सारा दिन हमने आपको जो है वो इस्लामाबाद में हमने गुजारा। इस्लामाबाद में आप लोगों से भी बात की, ताजिर बिरादरी से बात की, बाहर जो एक छोटा दुकानदार है उससे बात की। तो महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, तसलसल सिमत ठीक है हुकूमत का या नहीं, फैसला हम आप पे छोड़ते हैं।